वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के 6th यूनिट जो कि संबंधित है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इस वजह से इस वीडियो में हम तीनों सेक्शन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगर आप इन एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं तो फर्दर आपको इन 5 नंबर के लिए कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खास तौर से जनरल साइंस के लिए ये वीडियो जो है वो डिवोटेड है और एकमात्र वीडियो से आप सेक्शन 6 जो सेक्शन 6 है यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस का, उसको आप पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला था। यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी जा रही है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उनको फिजिक्स का जो है नोबेल प्राइज मिला था और फिजिक्स में उन्होंने किया क्या था ये पूछा जा रहा है। तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम को उन्होंने बताया था। इस वजह से उनको 1921 ये भी डेट आपको याद रखना है, 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिलता है। और फिजिक्स की वह कौन सी विधा होती है जिनमें वो काम करते हैं, तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम को वो बताते हैं, जिसकी वजह से 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिलता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो SLV3 जो है वह पहला भारत का पहला जो है वो उपग्रह लॉन्चर है। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं SLV3 के बारे में। देखिए SLV3 जो है 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक। तो SLV3 से 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी सैटेलाइट को जो है छोड़ा गया था, लेकिन यह सैटेलाइट परीक्षण जो है वो फेल हो गया, ठीक। इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया, जो कि वो सफल रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। तो यह दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया के केस में होता क्या है कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु, निकट की जो वस्तु होती है वो नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। और इसका उल्टा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। तो यह है निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न यह है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र, मतलब कि जो सफेद कपड़े होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं। देखिए काले वस्त्र क्या करते हैं कि जो आने वाली रेडिएशन है, ठीक, उसको जो है पूरी तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। इस वजह से काले वस्त्र धारण करने से शरीर में गर्माहट ज्यादा बन जाती है और हमें गर्मी लगती है। तो होता क्या है, अब दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वो है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। कौन? जो व्हाइट कपड़े होते हैं वो परावर्तित कर देते हैं। इस वजह से ऊष्मा बढ़ती नहीं है और तापमान भी नहीं बढ़ता। तो काले वस्त्रों के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं शीतल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसमें संवहन होता है। संवहन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है कि कन्वेक्शन करंट जो है वो किसमें प्रवाहित होती है। तो कन्वेक्शन जो है वो द्रव्य जो फ्लूइड है, ठीक, फ्लूइड में जो है संवहन धारा बहती है। तो फ्लूइड के अंतर्गत आता है द्रव और गैस, ठीक है। तो द्रव और गैस में जो है संवहन धारा बहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कन्वेक्शन करंट जो है वो किस में बहती है, तो कन्वेक्शन धारा जो है वो द्रव और गैसों में बहती है, ठीक, लिक्विड और गैस में, और ओवरऑल बोला जाए तो फ्लूइड में। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक जो है वो किससे संबंधित विज्ञान है। तो देखिए एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं
वो जो साइंस की विधा होती है वो क्रायोजेनिक साइंस के अंतर्गत जो है वो स्टडी किया जाता है। तो क्रायोजेनिक टर्म जहां भी आए आप समझिएगा कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, निम्न तापमान। जी हाँ, तो क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। प्रिज्म में प्रकाश, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। जी हाँ होता है, ठीक। किसकी वजह से होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन है उसकी वजह से प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आठवां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, ठीक है। कोई भी लाइट है उसका जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो केवल और केवल एक चीज है, वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी पे जो है डिपेंड करता है प्रकाश का रंग। तो ये दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, ठीक। तो किसी भी द्रव, कोई भी जो लिक्विड है उसमें जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, उसका और उसका एकमात्र कारण है क्या, अणुओं के मध्य ससंजक बल। जो मॉलिक्यूल है उसमें जो ससंजक बल है उसकी वजह से, जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक, उसकी वजह से जो है पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव का जो कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आवर्धक लेंस वास्तव में, जो आवर्धक जो मैग्नीफाई लेंस होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, अवतल लेंस होते हैं कि उत्तल लेंस होते हैं कि कैसे लेंस होते हैं, तो जी इसका आंसर है सी, ठीक। ये जो है वो उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रकृति में सबसे सशक्त बल, आपको सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता क्या है, ठीक। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर होगा नाभिकीय बल। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कमजोर फोर्स या सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर होता है और सबसे स्ट्रांग फोर्स नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। अगला प्रश्न, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो परवलयिक जो दर्पण होते हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जी हाँ, कार की जो हेडलाइट होती है उसमें पैराबोलिक जो मिरर होता है, पैराबोलिक जो दर्पण होता है उसका उपयोग करते हैं। तो कार की हेडलाइटों में जो है पैराबोलिक दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पे। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है। मरीचिका को इंग्लिश में बोलते हैं मेरेज, ठीक है। तो जो गर्मी के दिनों में जो मरीचिका बनती है उसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मरीचिका बनती है। और एक और चीज याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ठीक, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के भी प्रश्नों को याद ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार का श्रेय जाता है जेड जॉनसन का, ठीक है, जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। ये अक्सर पूछा जाता है, जो लैम्बर्ट का नियम है वो किससे संबंधित है, तो ये है प्रदीप्ति, ठीक है, जो प्रदीप्ति है फ्लोरेसेंस, इस पे जो है लैम्बर्ट ने नियम दिया था। तो लैम्बर्ट का नियम किससे, प्रदीप्ति से। अगला प्रश्न, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ठीक है। अब इसका कारण बताना है, ठीक। तो जो सेंट की शीशी होती है जब उसको ओपन किया जाता है तो उसकी खुशबू जो पूरे कमरे में फैल जाती है, उसका कारण है डिफ्यूजन, विसरण। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। विसरण की वजह से खुशबू जो है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है या पूरे कमरे में फैल जाती है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट है, ठीक है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट है क्या, तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति, मतलब कि किस मेगाहर्ट्ज पे या किस गीगाहर्ट्ज पे जो है वो प्रसारण किया जा रहा है, यह उसकी विशेषता होती है। तो जो भी दूरदर्शन चैनल है उसकी विशिष्ट क्या है, प्रेषित संकेत की आवृत्ति, किस फ्रीक्वेंसी पे उसको जो है वो भेजा जा रहा है। अब 18 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, जी हां, जबकि आंख
पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि, ठीक है। देखिए इस तरह के जो है प्रश्न जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं। तो खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी है। तो इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, इस वजह से खतरे के सिग्नल जो है लाल होते हैं, ठीक। और आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होने के बावजूद भी जो है वो जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, ठीक है। तो माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। तो एक्स किरण आपसे पूछा जाए कि जो एक्स किरणें हैं वो किस प्रकार की हैं किरणें, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जी हाँ, कैसिकीय घटना के कारण, कैपिलरी एक्शन की वजह से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है, तो पृष्ठीय तनाव का परिणाम जो है कैसिका क्रिया, जो कैपिलरी एक्शन है वो सरफेस टेंशन के रिजल्ट का देन है। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण आपको बताना है, ठीक है। तो इसका भी कारण है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। जो पानी के बुलबुले जो छोटे छोटे गोल शेप में होते हैं उसका कारण है पृष्ठ तनाव। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है, ये अब आपको बताना है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, ठीक है। तो यह है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था आइंस्टीन ने। तो द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है E बराबर mc स्क्वायर सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, जिसको आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो है यूनिट बतानी है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मोह। सिलिकॉन क्या है, ठीक। तो सिलिकॉन है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए हम जल का, वाटर का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखिएगा, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे बदल सकते हैं, एक चाहिए आपको दिष्टकारी द्वारा, ठीक है। तो एक दिष्टकारी के द्वारा आप जो है जो अल्टरनेटिव करंट है उसको डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा, तो उसका प्रतिरोध जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर लेंथ 2 गुना बढ़ रही है, ठीक है, तार को अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, मतलब ट्रांजिस्टर बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, जी हाँ, सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, उसका प्रयोग जो है वो ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं। जी हाँ, ये जो है अल्टरनेटिव वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर हमेशा जो है याद रखिएगा घटान मतलब कि जो वोल्टेज होता है उसको घटाने और बढ़ाने दोनों का काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का, निमज्जित का मतलब होता है कि जो डूबी हुई वस्तु है, ठीक है, समुद्र के पानी में डूबी हुई है, सतह पे चली गई है, ठीक है, समुद्र के सतह पे,
तो उसका पता लगाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सोनार, सोनार जो है उसका उपयोग किया जाता है जो डूबी हुई वस्तु होती है पानी में। अगला प्रश्न, उल्लू, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, क्योंकि ठीक आपको बताना है कि जो उल्लू है वो घोर अंधकार में भी देख लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं, ठीक है, और उसको दधी नेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बाइनोकुलर जो है, दधी नेत्री का मतलब बाइनोकुलर विजन होता है उसको, इस वजह से वो रात में भी जो है आराम से वो देख लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखिएगा। लेजर का आविष्कार, लेजर का आविष्कार किसने किया था? जो लेजर लाइट है उसका आविष्कार का श्रेय जाता है टी.एच. मेमन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी.एच. मेमन का नाम याद रखिएगा, लेजर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है समक्रांतिक। ठीक है, समक्रांतिक कोण होता है किसमें? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में। अगला प्रश्न, किसने किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह श्रेय जाता है कार्ल बेंज को। ठीक है, कार्ल बेंज को श्रेय जाता है सबसे पहले स्वचालित वाहन बनाए जाने का। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का मात्रक है, एक खगोलीय दूरी है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, भले ही इसमें वर्ष लगा है लेकिन यह समय का मात्रक नहीं है। किसका है? खगोलीय दूरी, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होती है उसको मापने के लिए जो है हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है काला बॉक्स। ठीक है, काला बक्सा। तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है ब्लैक बॉक्स। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक विट्टल का। तो जेट इंजन सर फ्रैंक विट्टल ने इसकी आविष्कार किया था। वायुयान का आविष्कार, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है आर्विल राइट एंड विल्डर राइट, मतलब राइट ब्रदर्स। तो वायुयान का आविष्कार का श्रेय जाता है आर्विल राइट एंड विल्बर राइट। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक, ये चित पर चित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है केपलर। ठीक है, केपलर को श्रेय जाता है सोलर सिस्टम को खोजने का। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो दिए गए चार ऑप्शन में आपको बताना है कि वह धातु, वह मेटल कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो यह है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती, मतलब मिडिल रेंज, मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? ठीक है, तो फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती मिडिल रेंज एटॉमिक कैपेबल एक प्रक्षेपास्त्र है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये है अग्नि, ऑप्शन नंबर ए। जो अग्नि मिसाइल है वो मिडिल रेंज एटॉमिक इनेबल्ड क्या है, या न्यूक्लियर इनेबल्ड जो है वो मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ए। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है। ठीक है, हाफ लाइफ जो है उसकी 4 महीने की है। उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा? जी हाँ, 8 महीने में। देखिए होता क्या है कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर हाफ आयु 4 महीना है, ठीक, तो इसका मतलब कि 4 मंथ के बाद वो जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1/2। और फिर 1 मंथ के बाद इस 1/2 का फिर आधा हो जाएगा, कितना? इसका फिर 1/2। ये क्या हो गया? अब कितना बचेगा? ये 1/4 बचेगा। तो ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाए। तो बचा कितना? 2 हाफ आयु के बाद, तो एक ये 4 मंथ और ये 4 मंथ, 2 हाफ आयु, मतलब कि 8 मंथ के बाद ये बचा 1/4। तो कितना नष्ट हो गया? तो 1 में से जब आप 1/4 निकाल लोगे तो ये आएगा कितना? 3/4।
तो 3/4 भाग क्या हो गया, ये हो गया नष्ट। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि किसी भी पदार्थ मतलब कि रेडियो एक्टिव पदार्थ 2 आयु के बाद वह अपनी 3/4 मात्रा खो देता है और केवल 1/4 बचता है। अगर यहां पे दिए गए रेडियो एक्टिव पदार्थ की हाफ आयु 4 महीना है तो 2 हाफ आयु कितने के बराबर हो जाएगा, 8 महीने के। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। ठीक, तो ये है लेड, पीबी, ऑप्शन नंबर सी। तो पीबी, ठीक, लेड में अंततः परिवर्तित हो जाता है। तो यूरेनियम, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो अंततः स्टेबल होने की तरफ बढ़ते हैं और इस बीच में वो क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं अल्फा बीटा रेज, उनका इमिशन करते रहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में परिवर्तित हो जाएगा, तो वह है लेड सीसा, जिसका संकेत है पीबी। अगला प्रश्न, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5। तो भारत के पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडरों में वायु को कंप्रेस करके। ठीक है, तो जो सिलेंडर होते हैं उसमें एयर को जो है कंप्रेस किया जाता है, जिससे डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। स्ट्रोंसियम लवण जो है, स्ट्रोंसियम सॉल्ट की बात की जा रही है, स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ठीक, तो जो 50 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल। ठीक है, ये कलर होता है अप्रॉक्स लाल की तरीके से। तो स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को किरमिजी लाल रंग प्राप्त होता है। ये फिजिक्स के 50 क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे इसके बाद बायोलॉजी के प्रश्नों के ऊपर। तो बायोलॉजी का ये पहला प्रश्न जो है वो मैचिंग से है। ठीक, तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है, आपको बताना है। ठीक है, तो विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये भी बात सही है। B3 जो है वो नियासिन है, ये भी सही है। ठीक है, विटामिन B7 जो है वो बायोटीन है, ये भी सही है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो ये 4 विटामिन दिए हैं, विटामिन बी के जो सब ग्रुप हैं, ठीक, B2 B3 B7 B12, इन चारों के जो रासायनिक नाम जो है वो मैच हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर से इस प्रश्न को देखिए। जो लिविंग किंगडम है उसमें होने वाले कार्य गुण या जो भी पद्धति है उसके अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करना। ठीक है, जिस तरह से लिविंग किंगडम काम करे उस तरीके से जो है वो मशीनें भी जो है वो काम करें, तो उनके कार्य गुण या जो भी सिस्टम है उनका उपयोग करना मशीनी जगत में क्या कहलाता है, ये कहलाएगा बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए बायोनिक्स कहलाएगा। फिर से इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पादप तथा जंतु मतलब प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, उनका न्यूट्रिशन। ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, लेकिन जंतु जो होता है वो हेटेरोट्रॉफ होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, उसको डिपेंड होना पड़ता है पौधों के ऊपर। तो जो डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो किससे है, पोषण से, न्यूट्रिशन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीन की खोज का श्रेय जाता है मैकक्लिंटॉक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी मक्के में, और इसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया तो किसके उत्पादन के लिए लिया जाता है? तो वो है मेथेन। मेथेन के प्रोडक्शन में जो है आर्कीबैक्टीरिया के एक ग्रुप को जो है वो यूज किया जा रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है वो बार्क है। ठीक, ये प्राप्त होता है क्वैकर्स सुबर से। ठीक है, क्वैकर्स सुबर से कॉर्क को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध के खराब होने का कारण है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। ठीक है, और यह रिस्पॉन्सिबल है दही के जमने के लिए। तो दही में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई ही होता है। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन मतलब कि नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ठीक, तो किस फसल के लिए? तो पैडी क्रॉप के लिए जो है ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है वो उपयोग करते हैं, जिससे कि उसमें जो नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है, धान को। क्लोरेलिन, ठीक है, क्लोरेलिन नामक जो एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, वो किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो क्लोरेलिन जो प्राप्त होता है वो शैवाल से, एल्गी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सार्कोस्पोरा जो फंगस है, इसकी वजह से मूंगफली में टिक्का रोग होता है। अगला प्रश्न, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो गेहूं में जो रोटी बनती है उसको प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो ग्लूटीन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन। ग्लूटीन जो प्रोटीन है वो जो है वो प्रभावित करती है गेहूं में रोटी बनने को लेके। इंडियन रोजवुड किसका वनस्पतिक नाम है? बॉटनिकल नेम ये किसका है? तो ये है डलबर्जिया सिसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो शीशम होता है उसको इंडियन रोज वुड भी बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम डलबर्जिया सिसो है। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? ठीक, तो जो भी मेरीन वीड्स होते हैं उसमें मेन रूप से क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो उसमें मिलेगा आपको आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। आयोडीन जो है वो समुद्री खरपतवार या बोला जाए मेरीन वीड्स। और एक्चुअली में मेरीन वीड्स होते क्या है? जो समुद्री खरपतवार हैं वो हैं एल्गी। ठीक है, वो हैं क्या? शैवाल या एल्गी। ठीक है, मूल रूप से है क्या ये? शैवाल। जैसे लेमनेरिया, ठीक, उससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। आयोडीन का संकेत क्या है? आई। अगला प्रश्न, कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? ठीक है, एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं। किस सेट के जंतु? तो ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू, कॉकरोच और झींगा सारे के सारे जो हैं वो एक ही संघ के हैं, और वह संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। कांटेदार कीटभक्षी होता है। ठीक है, तो जो कांटेदार जिसको श्रूज बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक क्या है? मैमल है। ठीक, और ये जो है वो विविपेरस मैमल ना होके ओविपेरस है। अब बात आती है कि ओविपेरस का क्या मतलब है? ओविपेरस का मतलब है कि यह स्तनपायी जो है वो अंडे देता है। इनमें से कौन सा जंतु स्तनी मतलब कि मैमल नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैमल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि बाकी के जो तीन है, एकेडीना, डॉल्फिन और कांटेदार कीटबच्चे जिसके श्रीज बोलते हैं, वो जो है वो किस में आते हैं? ये सब जो है वो मैमल्स में आते हैं। शुतुरमुर्ग जो है वो एवीज में आता है, पक्षी वर्ग में आता है। मोनोट्रीमेटा, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मोनोट्रीमेटा नामक जंतु किस समूह में आते हैं? तो ये आते हैं अवस्कर छिद्र वाले स्तनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंडारोपण के लिए। ठीक है, इसका काम जो है अंडारोपण का मतलब एक देना। तो मधुमक्खी रानी जो है वो अंडारोपण के लिए विशिष्टीकृत होती है। हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों, ठीक है,
एग्रो एंड हार्टिकल्चर पादपों के प्रमुख परागणकर्ता मतलब कि पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार इनमें से कौन है? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खियां। जो हनी है, हनी बीज, वो कृषि और उद्यान पादपों में प्रमुख परागणकर्ता मतलब कि पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणी स्तर से बनती हैं? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्टोडर्म से। जो न्यूरल सेल्स हैं वो बनती हैं एक्टोडर्म से। मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी क्या है? मलेरिया परजीवी मतलब कि अमीबा, या ये कहें प्रोटोजोआ संघ के अध्ययन। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन जो है वो मैमल है। तो छछूंदर, ऑप्शन नंबर डी। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहां भंडारित रहता है? जी हां, ऑप्शन नंबर बी, यकृत में या लीवर में। इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, माल्टोज। ठीक, माल्टोज जो है वो एंजाइम नहीं है, क्या है? शर्करा है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। रक्तवाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना होता है अरेखित पेशियों का, अनस्ट्रिप्ड मसल्स का बना होता है रक्तवाहिनी का मिडिल लेयर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो है रक्त हमेशा असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन न्यूट्रोफिल में एक प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम होता है। जी हाँ, होता है, जिसकी सहायता से वे जीवित ऊतकों को विघटित कर सकते हैं। जी ये सही है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट शरीर के को सूक्ष्म जीवों से बचाने में योगदान करते हैं। ये भी सही है। रक्त हमेशा अम्लीय होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। रक्त का नेचर क्या है? बेसिक। रक्त का जो पीएच मान होता है, याद रखिएगा, जो रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.3 से लेकर 7.4, कहीं कहीं पे 7.3 और 7.4, ये दोनों देखने को मिलती है। ये कैसा हुआ? बेसिक हुआ। अच्छा, डी ऑप्शन को भी देख लीजिए। फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन रक्त के स्कंदन के लिए अनिवार्य है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अगला प्रश्न, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10 mm कम होता है। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें मिलती हैं? ये अग्नाशय में अप्राणडाल, ठीक, डक्टलेस होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? तो रक्तदाब का जो प्रमुख जो कंट्रोलर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावण होने लगता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोरियोनेल गोनेडोट्रोपिन का हार्मोन का सेक्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक, स्त्री में प्रेगनेंसी के बाद। फेफड़ों में रुधिर एवं कोष्ठकी वायु के बीच गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य विसरण, मतलब कि नॉर्मल जनरल डिफ्यूजन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? तो अब ये बताइए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के जिस मसल्स में ज्यादा संख्या होगी, इसका मतलब कि वो मसल सबसे ज्यादा काम करेगी। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा कौन काम करता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हृदय जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक नॉन स्टॉप काम करता है, और जिस दिन वो स्टॉप होता है लोग रेस्ट इन पीस होते हैं। तो इस वजह से हृदय कभी रेस्ट नहीं करता है, और जिस दिन हृदय रेस्ट करता है उस दिन रेस्ट इन पीस हो जाता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हृदय की। फेफड़ों में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4। तो फेफड़ों में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 अणु लगते हैं। किस कारण ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब। ठीक, तो ग्लोमेरुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है।
तो एटलीस्ट ये याद रखिए, तो जो ग्लोमेरुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है यह फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह निस्यंदन के लिए जिम्मेदार है। वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन, ठीक है, वृक्क से जो है वो हार्मोन भी स्रावित होता है। तो वृक्क से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? जी हाँ, एरिथ्रोपोटीन। एरिथ्रोपोटीन हार्मोन स्रावित होता है किडनी से, वृक्क से। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl द्वारा मारकर। जो HCl होता है पेट में, ठीक है, स्टमक में, उसका पीएच मान बहुत ही कम होता है, लगभग पीएच मान 1 के आसपास होता है, और आई थिंक 1 से भी कम होता है, ठीक, लगभग 0.7 या अप्रॉक्स 0.8 पीएच मान होता है। और इस पीएच मान में क्या आपको लगता है कि कोई जो है जीवाणु, बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इम्प्यूरिटीज के रूप में चले जाते हैं वो जीवित रहेंगे? जी नहीं। तो रोगाणुओं को नष्ट कर देता है HCl द्वारा मारकर। तो भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणुओं को कैसे नष्ट किया जाता है? HCl द्वारा मारकर। एंटीबॉडीज किस में बनते हैं? ठीक है, आपको दिए गए ऑप्शन में बताना है कि एंटीबॉडीज किस में बनते हैं। तो लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडीज बनते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? यूफेनिक्स। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। यूफेनिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, यूफेनिक्स। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर ए। तो बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगला प्रश्न, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। प्राग ऐतिहासिक मानव, ठीक है, जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है निएंडरथल मानव। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक मानव में निएंडरथल मानव सबसे पहले रहने के लिए झोपड़ियां बनाना स्टार्ट करता है और मुर्दों को धर्म क्रियाओं के तहत दफनाना प्रारंभ किया। तो निएंडरथल मानव को याद रखिएगा। इसके साथ हम लोग बात करेंगे 42 मतलब कि बायोलॉजी सेक्शन का 42वां नंबर का क्वेश्चन। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लाइगेट मतलब कि जोड़ने का काम। तो किसको जोड़ने का काम करेगा? तो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज नामक कैटालिस्ट या ये कहा जाए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्षारक अनुक्रम, ठीक, ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, यहां पे ट्रिपलेट कोडान की बात की जा रही है। यहां पे ट्रिपलेट कोडान यू की बात की जा रही है और यह पूछा जा रहा है कि यह किस एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो यह कोड करेगा फिनाइल एलेनिन की। ठीक, तो ट्रिपल यू जो है जिस अमीनो अम्ल का कोड करता है वो है फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का क्वेश्चन, वैज्ञानिक ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? वह कौन सा जीन है जो कैंसर के लिए, बहुत सारे कैंसर के लिए जो है वो जिम्मेदार है? तो ये है UTX, बहुत ही खतरनाक जीन है। ठीक, तो यह मास्टर जीन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम रखा गया है UTX, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम क्या होता है? जी हाँ, ऑटोसोम लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी जो अन्य गुणसूत्र होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव में 23 पेयर जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। उसके अलावा जो 22 पेयर हैं, 22 पेयर मतलब कि 44 गुणसूत्र, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो मानव के 46 गुणसूत्र या 23 पेयर में 44 या 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं। रंजकहीनता जन्मजात होती है या किस एंजाइम की कमी से होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो
टायरोसिनेज की कमी की वजह से रंजकहीनता, जिसको एल्बिनिज्म बोलते हैं, वह होता है। तो रंजकहीनता जन्मजात होता है और जिस एंजाइम की कमी से होता है उसका नाम है टायरोसिनेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम की परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? ठीक, तो यहां पे आपको बताना है क्रोमोसोम टर्म जो है किसने दिया था? तो यह श्रेय जाता है वाल्डेयर को, ऑप्शन नंबर ए। तो क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता हैं वाल्डेयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जो भी जेनेटिकल या डिफरेंस विभिन्नता आपको दिखाई पड़ती है, वह उसका जो बेसिक जो रीजन है वह है क्या? हार्मोन्स का प्रभाव, कि प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन या लैंगिक जनन? ठीक, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। म्यूटेशन, जो आनुवांशिक विभिन्नताओं का जो मूल कारण है, ठीक, वो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन होता क्या है? अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं, और ये परिवर्तन कहां होते हैं? जीन्स में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, पैलिएंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। पैलिएंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी सेक्शन का अंतिम प्रश्न, मानव का वह पूर्वज, ठीक है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला, वह कौन? ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, देखिए इसके पहले हमने जो प्रागैतिहासिक मानव था निएंडरथल, उसके बारे में क्या जाना था? वो झोपड़ी बना के रहना स्टार्ट कर दिया था, और धर्म और रीति रिवाज से जो है मुर्दों को दफन करना प्रारंभ कर दिया था। कौन? निएंडरथल, प्रागैतिहासिक मानव। अब यहां पे बात ये की जा रही है कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चलना प्रारंभ करता है, तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले सेक्शन में बात करेंगे केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें भी जो है इस सेक्शन में केमिस्ट्री के 50 जो है प्रश्न दिए गए हैं, और इन 50 प्रश्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं वो आपको हम बताते चले जाएंगे, और इसको आप नोट करते चलिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किस लौह अयस्क में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है? यह केमिस्ट्री का पहला प्रश्न है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे के अयस्क में एक अयस्क और है, क्या है? हेमेटाइट। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में सर्वाधिक लोहा की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? एफ। ठीक, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर है 9। अगला प्रश्न, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, मतलब कि जो परमाणु का न्यूक्लियस होता है, ठीक, उसमें क्या क्या होता है ये आपको बताना है। अगर यह परमाणु का स्ट्रक्चर है तो इसमें सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगला प्रश्न, जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन है, विद्युत रसायन परिवर्तन है, वैद्युतिक परिवर्तन है, कि इनमें से कोई नहीं? तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल मतलब कि अधातु कौन सी है ये आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, और यह क्या है? यह एक नॉन मेटल है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए रेसा कांच, ठीक, फाइबर
कांच का जो है वो प्रयोग करते हैं, किसके लिए? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए। अगला प्रश्न, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्र धातु है। तो कॉपर, जिंक और निकल का बना होता है। कॉपर Cu, जिंक Zn और निकल Ni, इसको मिला के जो है जर्मन सिल्वर तैयार किया जाता है। और जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर कितना % होता है तो 0% होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ठीक है, आपको बताना है कि कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है। तो ये है तांबा और टीन की। तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। पिट पिट के ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सीसा। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगी है तो उसके शरीर से अगर सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो सीसा की वजह से उसके शरीर में जो है वो जहर फैल जाएगा। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण मतलब कि जो प्योर गोल्ड होता है उसका अनुपात कितना होता है ये बताना है। देखिए, जो शुद्ध गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे 18 कैरेट की बात की जा रही है। कितने कैरेट की? 18 कैरेट की बात की जा रही है। तो यह कितना % हुआ? 75%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्थिति में पाया जाता है? ठीक है, तो ये है गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। गोल्ड हमेशा जो है वो फ्री स्टेट में, मुक्त स्टेट में पाई जाती है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में नहीं किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर बी। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जिलेटिन जो हम मिलाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। यह इसका काम होता है जिलेटिन का, जो कि आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ है आधान, ऑप्शन नंबर ए। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। ये हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो जो भारी जल है, ये थारी नहीं है, ये भारी है। ठीक है, जो भारी जल है हैवी वाटर, उसे मतलब क्या है? ठीक है, तो भारी जल वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो आएंगे रेड। ठीक, तो अत्यधिक प्रदूषणकारी जो इंडस्ट्री होती है वो रेड कैटेगरी में आते हैं। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है रुद्धोष्म मतलब कि एडियोबैटिक कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन। तो गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? ये होता है रुद्धोष्म, एडियोबैटिक, संपीड़न और विरलन। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। अगर वायुमंडल में वाटर वेपर है, ठीक, तो वह किसका माप है? तो आर्द्रता के रूप में। ठीक है, ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। एलपीजी में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, लेकिन इसमें से सबसे प्रमुख जो घटक है वो है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी। नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? आपको बताना है कि नायलॉन के आविष्कार का संबंध दिए गए ऑप्शन में किसका है? तो डॉक्टर वेलेस एच कैरार्थस, ठीक, नायलॉन के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं।
सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है वो डाई एल्केन डाइक्लोरोसिलेन का है। सिलिकॉन यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, डाई एल्केन डाइक्लोरोसिलेन का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है। तो सूर्य में जो ऊर्जा है वो किसकी वजह से होता है, तो ये है नाभिकीय संलयन। ठीक, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती रहती है सन पे, और जिसकी वजह से निरंतर ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व का अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण की बात की जा रही है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन 14। ठीक, तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है आर्कियोलॉजी में। क्यूरी किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो है क्यूरी। सीसा मतलब कि लेड संचालक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक